नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। बारामासा की टीम इन दिनों एक प्रोजेक्ट के चलते लद्दाख में है और आज का एक्स्ट्रा कवर भारत पाकिस्तान सीमा से सटे एक ऐसे गांव में शूट हो रहा है जो 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। यहाँ संसाधन सीमित हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम की तकनीकी खामियों पर वैसे ही बॉग मार दीजिए जैसे हमारी सरकार तमाम ज़रूरी मुद्दों पर बॉग मारती है। बदले में हम आपको इस हफ्ते कुछ शानदार डॉक्यूमेंट्री रिश्वत स्वरूप से देने की सौंप बुकाते हैं। तो चलिए हफ्ते भर की छुई बात समेटे शुरू करते हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम एक्स्ट्रा कवर। इस हफ्ते अपने उत्तराखंड का जब जलंबार मनाया जा रहा था तो दुष्यंत कुमार की पंक्तियां बार बार याद आ रही थी कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जिन शहीदों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके सपनों का राज्य जब बनेगा तो ऐसा भी दिन आएगा कि राज्य स्थापना दिवस की वर्षगांठ के दिन राज्य के युवा प्रदेश सरकार हाय हाय और मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने को मजबूर होंगे। बीती 9 नवंबर को प्रदेश के हजारों युवा देहरादून की सड़कों पर आंदोलन को मजबूर थे, वो भी उन मांगों को लेकर जिनके लिए प्रशासन उन्हें मौखिक रूप से तो बुथिया ही चुका है। युवाओं की मांग बस इतनी है कि सालों बाद जो पुलिस भर्ती निकाली गई है उसमें उम्र सीमा बढ़ाई जाए ताकि उन युवाओं को भी बराबरी का मौका मिल सके जो सालों साल भर्ती के इंतजार में ही ओवरएज हो चुके हैं। कई अन्य राज्यों ने जहां नियमित भर्ती निकलती हैं सिर्फ इसलिए भी उम्र सीमा में छूट दी है क्योंकि बीच में कोविड के चलते भर्ती नहीं निकली थी। लेकिन ऐसी जंपत सिर्फ उत्तराखंड में ही है कि इसके लिए भी युवाओं को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके साथ ही 2000 पदों की इस भर्ती में महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है, इसलिए प्रदेश की बेटियां भी सड़कों पर हैं। पिछले एक्स्ट्रा कवर में हमने आपको उन युवाओं की आपबीती भी सुनाई थी जो हिंदी माध्यम से पीसीएस मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन उनके पाठ्यक्रम से कई विषय गायब कर दिए गए हैं। बीते दिनों आयोग ने इस पाठ्यक्रम में सुधार करके अपने हाथ तो झाड़ लिए, लेकिन परीक्षार्थियों की समस्या अपनी जगह बनी ही हुई है। वो रातों रात एंटायर पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता आखिर कैसे बन जाएं? पैराडॉक्स यानी कि कन बिजोग पड़ी वाली स्थिति देखिए कि जब राज्य के हजारों युवा अपने भविष्य को लेकर इस तरह से चिंतित, परेशान, हताश, खौलियाए और बौलियाए हुए हैं, ठीक उसी दौरान हमारी सरकार युवा महोत्सव मना रही है और उसमें इन्हीं युवाओं को आने की अनुमति नहीं है, बल्कि स्थापना दिवस के दिन जश्न में खलल डालने वाले दर्जनों युवाओं को हमारी मित्र पुलिस ने खगोड़ खगाड़ के शहर से दूर चुला दिया था और उसके अगले दिन उन्हें सरकार ने एक और तोहफा एफआईआर के रूप में दे दिया। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार और उपाध्यक्ष राम कंडवाल समेत कुल 25 लोगों को नामजद करते हुए और करीब 60 लोगों को अज्ञात बताते हुए मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 190, 191(2), 121, 126, 132 और लोक संपत्ति निवारण अधिनियम की धाराएं इन पर लपोड़ दी गई हैं। वैसे बीते हफ्ते एक और एफआईआर खूब चर्चाओं में रही। ये एफआईआर हुई है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार पर और इसमें आरोप लगाया गया है कि बॉबी पंवार ने अपने 2 साथियों के साथ उत्तराखंड सचिवालय में घुसकर सचिव मीनाक्षी सुंदरम के साथ अत्यंत दुर्व्यवहार किया तथा सचिव महोदय को गाली गलौज दी, डराया धमकाया और जान से मारने की धमकी तक दी। बल्कि शिकायत पत्र में ये भी जिक्र है कि धक्का मुक्की और हाथापाई करने के साथ ही बॉबी पंवार ने अपने साथियों के साथ उच्च अधिकारियों को खींचा और धमकाया भी। अच्छा, अगली बात देखो कि राज्य के सचिवालय में जहां वीआईपी लोगों का जनसंख्या घनत्व सर्वोच्च होता है, वहां एक अधिकारी को 3 लड़के जाकर धमका देते हैं और पूरा सुरक्षा तंत्र पुइयां बना रहता है। सचिवालय के कमरे में उस दिन असल में क्या हुआ ये तो वही लोग जानते होंगे जो उस कमरे में उस वक्त मौजूद थे। सीसीटीवी पर भी पल कांडे लगे हुए थे, तो इसलिए उससे भी सच्चाई की पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसे में चुगलैर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप को आधार बनाकर कयास लगा सकते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या होगा। वैसे वरिष्ठ आईएएस एस पांगती इस मामले में बयान दे चुके हैं कि सचिवालय में हाथापाई करने की बात अगर सच होती तो वो आदमी जिंदा बाहर नहीं निकल सकता था जो इतनी सुरक्षा के बीच किसी सचिव पर हमला करने की हिमाकत कर दे। इस पूरे मामले को अगर विस्तार से देखें तो इसमें 2 अलग अलग पक्ष हैं। बॉबी पंवार के अनुसार वो सचिवालय इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत की थी। उन पर कार्रवाई का क्या हुआ और उन्हें सेवा विस्तार किस आदेश के तहत दिया गया, इसकी जानकारी उन्हें चाहिए थी। बॉबी पंवार के अनुसार ये जानकारी मांगने पर सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने तीखे तेवरों में उनसे कहा कि इस तरह कोई भी आकर जानकारी मांगेगा और हम दे देंगे क्या।
यहाँ से गर्मा गर्मी बढ़ी, जिसके बाद सचिव साहब ने स्टाफ को बुलवाया और बॉबी पंवार को उनके साथियों के साथ अपने ऑफिस से बाहर निकालने के आदेश दे दिए। इसी घटना का दूसरा पक्ष वो है जो सचिवालय के अधिकारियों के हवाले से आ रहा है। इसके अनुसार बॉबी पंवार किसी टेंडर को लेकर सचिवालय पहुंचे थे और उस पर जब अधिकारी साहब ने अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी तो गुस्साए बॉबी पंवार ने उन्हें वहीं ठूंस दिया। इस पक्ष की माने तो बॉबी पंवार सचिवालय में दाखिल हुए, सचिव साहब से अपना कुछ काम करवाने की मांग की, मांग पूरी नहीं हुई तो वहीं साहब की कुटाई कर दी और फिर कॉलेज के बाहर मिल बेटे टाइप की धमकी देते हुए सचिवालय से आराम से निकल आए। बाद में जाकर अधिकारियों को याद आया कि ये वे यू क्या हुए, और तब उन्होंने पुलिस को चिट्ठी लिखी कि राज्य के सबसे सुरक्षित भवन में 3 लड़के आए और सरदार खान की तरह धुआं धुआं करके निकल गए। वैसे इन दोनों पक्षों में बाकियों का तो कुजान, पर कॉमन सेंस बॉबी पंवार की थ्योरी के पक्ष में ज्यादा नजर आता है। बीते हफ्ते भगवान तुंगनाथ की डोली से जुड़ा विवाद भी खूब चर्चाओं में रहा। 5 नवंबर को जब तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए और उनकी डोली शीतकालीन स्थल मक्कू मठ के लिए रवाना हुई तो मालूम चला कि डोली के पारंपरिक मार्ग पर वन विभाग ने इको हट्स का थोपड़ा लगा दिया है। देव डोली का पारंपरिक मार्ग बाधित हो चुका है। ऐसे में तमाम पंडे पुरोहितों और श्रद्धालुओं के साथ बाबा तुंगनाथ की डोली कई घंटों तक एक ही स्थान पर रुकी रही और लोगों के भारी आक्रोश के बाद अंततः तभी आगे बढ़ सकी जब वन विभाग ने इको हट को आंशिक तौर से हटाया। इस पूरे प्रकरण से स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर रोष है कि उनकी पौराणिक मान्यताओं और परंपराओं के साथ ये छेड़छाड़ ठीक नहीं। वैसे ये छेड़छाड़ अब उत्तराखंड में कोई नई बात नहीं है। बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ तक विकास के नाम पर कई ऐसे बदलाव किए जा चुके हैं जिनके चलते सैकड़ों साल पुरानी मंदिर की परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। बद्रीनाथ में तो वो जलधाराएं तक खंडित हो चुकी हैं जिनसे भगवान का जलाभिषेक सालों साल और दशकों और सदियों से होता रहा है। प्रदेश के 2 सबसे बड़े धामों में बीते कुछ समय में क्या कुछ हुआ, ये बात वहां के पंडे पुरोहित कहते कहते थक चुके हैं, लेकिन उस सरकार के कंदुड़ों में जू भी नहीं रहेंगी जिसकी यूएसपी ही भगवान के नाम पर वोट मांगना रही है। सरकारें जनता को हमेशा से ऐसे ही बुथियाने में माहिर रही हैं। वो आपसे कहती हैं कि बोलो बाबा केदार की जय, और जैसे ही आप जयकारा लगाते हुए दोनों हाथ उठाते हैं, केदारनाथ के टेंडर चुपके से गुजरात के ठेकेदारों को सरका दिए जाते हैं। राजनीति प्योरली भावनाओं का खेल है। अब स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड सूचना विभाग का ये पोस्ट ही देखिए। इस पोस्ट को पढ़ते पढ़ते उत्तराखंड से प्रेम करने वाले लाटे कालों की आंखों में आंसू आ सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी का संदेश पाते ही कितना कुछ फरकाने निकल पड़े हैं। मसलन ये पंक्ति ही पढ़िए। अब उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री के आग्रहों को नीतियों का आधार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी सहित सभी बोलियों के संरक्षण पर जोर दिया है। साथ ही प्रवासियों से अपने गांव से संबंध बनाए रखने और अपने परंपरागत शैली के तिबरी वाले घरों के संरक्षण की अपील की है। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री के दिल में उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। इसलिए सरकार प्रधानमंत्री के सभी आग्रहों पर जन सहयोग के जरिए काम करेगी। चिपली गिच्ची से फरकाए गए ये शब्द कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन नेताजी से कोई पूछे कि मान्यवर, अगर आप भी गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी के हिमायती हैं और आपको प्रधानमंत्री जी का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो फिर आखिर अड़चन कहाँ है? डबल इंजन का जोर लगाकर आप क्यों इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करवा देते? आप ही की सरकार में मंत्री और आपकी ही पार्टी के कुछ सांसद तो कभी इस मांग पर प्राइवेट मेंबर बिल तक ला चुके हैं। बेहतर होता कि आप यूसीसी से पहले इस दिशा में काम करते, ताकि पहाड़ की बोली भाषाएं हमारे युवाओं को रोजगार भी देती और आत्मसम्मान भी। पहाड़ी भाषाओं का सवाल क्यों हाशिए पर है, इसे विस्तार से समझने के लिए आप बारामासा का ये एपिसोड देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इन दिनों देहरादून में युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश के कलाकारों को सम्मिलित करने की सद्बुद्धि सरकार को आई है, उसके लिए सरकार को फंचा भर के बधाई। अगले साल प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी होना है, तो इसे भी युवा महोत्सव की थीम में शामिल किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जहां होना है, वहां अलग ही खेल चल रहा है। खेल विभाग में हो रही गड़बड़ियों पर हमने पहले भी एक्स्ट्रा कवर में विस्तार से बात की है और बताया है कि कैसे तमाम नियमों को फुंड चुलियाते हुए चुनिंदा लोगों को मलाईदार पदों पर बैठाया गया है। इसके अलावा अब ये भी सामने आ रहा है कि पिछले वर्षों में जिन एथलेटिक ट्रैक्स पर जनता के करोड़ों रुपए लगाए गए, वो इस लायक ही नहीं है कि उन पर राष्ट्रीय खेल या कोई भी स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा सके।
इसे समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए जो अधिवक्ता हेम पुजारी ने सूचना के अधिकार के तहत खेल निदेशालय से प्राप्त की है। ये रिपोर्ट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन स्टैनले जोन्स की है, जिन्होंने मई 2024 को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के एथलेटिक ट्रैक का निरीक्षण किया था। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि 2025 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के संबंध में जब मैंने निरीक्षण किया तो पाया कि ट्रैक पर इतना उतार चढ़ाव है कि उसमें जलभराव हो रहा है। ट्रैक की मोटाई इतनी कम है कि उसमें एथलीट्स को इंजरी हो सकती है। जेवलिन थ्रो का रनवे क्षतिग्रस्त है। लॉन्ग जंप का रनवे क्वालिफाइंग राउंड के लायक भी नहीं है। स्टीपल चेस के वाटर पिट में पानी का इनलेट और आउटलेट ही नहीं है। इस तरह की और भी तमाम खामियां बताते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों के चोटिल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ये भी संभव है कि इस रिपोर्ट के बाद अपनी नाक बचाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम करे और ट्रैक्स को ठीक करवा दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों साल मरियल पड़ी रही दून यूनिवर्सिटी वाली सड़क रातों रात चमाचम हो गई क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रवासी सम्मेलन होना था। लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह उठेगा ही कि जिन ट्रैक्स को सुधारने के लिए पिछले कुछ सालों में करोड़ों रुपए घाम लगा दिए गए, वो ट्रैक इतनी बुरी स्थिति में हैं, तो फिर कमीशन का मीट भात जिसने सपोड़ा उसकी थिचाई आखिर कब होगी। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई भी खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पैलाग, नमस्कार।